कि आज हमारा सेकंड लेसन जो बड़ा लेसन था उसका लास्ट लेक्चर है। और देखिए जब हम मंजिल पहुंच जाते हैं तो खुशी होती है। ऐसी पहला लेसन पूरा हुआ उसमें खुशी, दूसरा हुआ, तीसरा होता है, ऐसे ऐसे खुशी होती जाएंगी। और इस दिन एक बड़ी खुशी होगी कि जब हमें न्यूज मिलेगा कि आप डॉक्टर बन गए, वो सबसे बड़ी खुशी होगी। और उसी खुशी के लिए हम छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारा सेकंड लेसन है 12th का, जिसका नाम रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका लास्ट लेक्चर, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं। और फनी मैं हमेशा ये गड़बड़ करूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सारा सिलेबस इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें मैं आपको लास्ट बताने जा रहा हूं क्या पेरिस्पर्म, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको पेरिस्पर्म को, लेकिन मैं फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म आपको याद है, न्यूक्लियस आपको याद है, पेरिस्पर्म भी याद है, और याद दोबारा करवा रहा हूं मैं। पेरिस्पर्म क्या है? देखिए न्यूक्लियस याद है आपको, न्यूक्लियस ओव्यूल का जो सबसे बड़ा टिश्यू है वो न्यूक्लियस है। लार्जेस्ट टिश्यू ऑफ ओव्यूल इज न्यूक्लियस, जो पैरेन्काइमेटस होता है, डिप्लॉइड सेल्स का बना होता है, और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो न्यूक्लियस कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, और जो उसका रिजर्व फूड मटेरियल है, आरएफएम है, वो एम्ब्रियो सैक को बनवाने में यूज होता है। तो पर्पज ऑफ न्यूक्लियस इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बनते बनते मोस्ट ऑफ प्लांट्स में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद भी कुछ न्यूक्लियस बचा रह गया। दैट रिमेनिंग न्यूक्लियस या वो परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस यानी बचा हुआ न्यूक्लियस इस पेरिस्पर्म, वो पेरिस्पर्म है। ठीक है, पेरिस्पर्म है वो। और फिर तो हमें क्लियर हो गया कि पेरिस्पर्म क्या है। इसको हम बोल सकते हैं हिंदी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बचा हुआ न्यूक्लियस या रिमेनिंग और परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो है वो पेरिस्पर्म है। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ब्लैक पीपर, काली मिर्च, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पीपर, काली मिर्च को हम, काली मिर्च में न्यूक्लियस बचा हुआ होता है, पेरिस्पर्म होता है। और जो बीट है, जो चुकंदर है, उसके जो सीड्स है, आप तो रूट खाते हो, ऐसे नहीं सीड नहीं बनते, क्योंकि एंजियोस्पर्म में सीड रूट बनेंगे, सीड ही बनेंगे, तो उसके सीड्स में पेरिस्पर्म होता है। और बीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है बेटा वल्गैरिस। बीट का साइंटिफिक नेम है बेटा वल्गैरिस। और बीट की जो रूट है वो हमारे लिए कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट है, उसको हम खाते हैं, उसमें सुक्रोज होता है, और जहां सुक्रोज होता है वहां पर उसके जूस से हम शुगर यानी सुक्रोज, चीनी बना सकते। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो गन्ने से चीनी बनती है क्योंकि इसमें सुक्रोज होता है, लेकिन साउथ इंडिया में और कुछ जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें गन्ना और बीट रूट दोनों के जूस से शुगर बनती है। तो बेटा वल्गैरिस आपको याद रखना है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बीट। और इसमें पेरिस्पर्म है। तो ये रिपीट हो गया आपका, हमने दोबारा आपको रिवाइज करा दिया। लेकिन अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीड डोरमेंसी। क्या नाम है? सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी। थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ ये कर रहे हैं कि जो मैं आपको पेपर भेजा था उसमें कुछ बच्चों ने डाउट पूछे हैं, कुछ नहीं पूछे हैं, या तो उनके डाउट दूसरे बच्चों के साथ पूरे हो गए। और ये आपको जरूर याद रखना है कि जो मैं क्वेश्चन आपको भेजता हूँ बोर्ड के लिए, वो आपको लिख के देखने हैं। आप एक कॉपी बनाओ, कुछ बच्चे लिख के दिखा रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। अभी एक बच्चे का पेंडिंग चल रहा है, मैं आज रात को चेक करूँगा, थोड़ा टाइम लगता है मुझे इसको पढ़ के करने में। तो आप उन बोर्ड के क्वेश्चंस को जरूर करके देखिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसमें क्या लिखूं, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछिएगा। और ऐसे करके के परफेक्शन आता है। जो आपकी शीट में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स वहां से मिलते हैं
तो एंसर क्वेश्चन आप करने हैं, और जो मैं आपका एडिशनल क्वेश्चन भेजूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपको लिख के देखना है। माँ ने लिख के दिखाया है, और 5-6 बच्चों का और मेरे पास रिटन में आया है, और उन्होंने लिखा, फिर उसकी इमेज मुझे भेजी कॉपी की, फोटो कॉपी करके, फिर मैं पढ़ के देखा, तो काफी हद तक सही है। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा लैंग्वेज को बैलेंस करना होगा। जो हमारी लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल है, ऐसा जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल हलवा बोल रहे हो। थोड़ी सी हमारे वर्ड की डेप्थ है, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो हमारा जो एक डेप्थ है हमारे जो क्वेश्चन की, एक उसकी वैल्यू है बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, लैंग्वेज थोड़ा सा एक अच्छे वर्ड यूज करें इसमें, और वो वर्ड आप जो पढ़ते हो ना तो वहां से मिल जाते हैं। तो कुछ बच्चों की लैंग्वेज थोड़ी बिखरी हुई है। बिखरी का मतलब ये है कि वो बस सिंपल ऐसे करें, हाँ जी आए और चले गए, ये हुआ वो हुआ। वो एक जो एक तो उसमें थोड़ा सा कुछ बच्चों में जो मैंने कॉपी चेक की है उसमें रिद्म गड़बड़ कर रही है, कुछ लाइन आगे पीछे हो जाती हैं, उनको आगे पीछे नहीं करना है। और दूसरा, एक लैंग्वेज को बैलेंस बनाना है, लैंग्वेज में डेप्थ डेवलप करनी है। ये करते ही 95 to 100 के बीच में क्वेश्चन आपके मार्क्स आ जाएंगे। 2014-2016 में हमारा स्टूडेंट एक स्टूडेंट 100 मार्क्स ला चुका है। लास्ट ईयर भी एक बच्चे 99 मार्क्स थे, और 98 तो कई बच्चों, कई तो नहीं मैं कह रहा, 2 बच्चों के थे, और 95 प्लस हमारे 17 बच्चों के थे, जो हमने उस टाइम भी ग्रुप जो था बच्चों उसमें डाल रखे हैं सबके नाम। और इस बार हम उससे ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार हमारे बच्चे शेर हैं, दौड़ने वाले हैं, शेरनियां भी हैं, ऐसा नहीं है, मजबूत बच्चे हैं, और अच्छी विल पावर के हैं, अच्छी कंसिस्टेंसी के हैं, लगातार पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन इस बार तो नंबर थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा उम्मीद है। और बच्चों को क्वेश्चन पूछ रहा है, लगता है कि वो कहाँ दौड़ रहा है। तो अब आ जाओ आप, नेक्स्ट टॉपिक है सीड डोरमेंसी। ये क्या है? देखिए, आपने सीड को हार्वेस्ट किया, यानी उनको निकाल लिया। हार्वेस्ट करना अलग करना है। तो यू हैव व्हेन यू हार्वेस्ट द सीड्स, तो ज्यादातर प्लांट के सीड्स अगर कंडीशन फेवरेबल हैं तो भी जर्मिनेशन नहीं करते। उनका जर्मिनेशन इमीडिएट हार्वेस्टिंग के बाद नहीं होता। कुछ टाइम बाद, एक पर्टिकुलर सीजन आने पर या पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका जर्मिनेशन होता है। तो सीड डोरमेंसी मतलब होता है व्हेन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज फेल्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग इवन आफ्टर फेवरेबल कंडीशंस। तो मैं डेफिनेशन सिंपल लिख रहा हूं इसकी, व्हेन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स do not occur, when germination of seed does not occur just after harvesting, just after कर दो, after harvesting even in favorable condition। कंडीशन भी फेवरेबल है, जो टेम्परेचर वो भी है, जितना वाटर वो भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, और फिर भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो उस जर्मिनेशन के फेल होने को, नेचुरल फेलियर को हम बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी वो फिनोमिना है जिसमें हार्वेस्टिंग के बाद सब कुछ नॉर्मल है, फेवरेबल है, और फिर भी सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। ठीक है? तो क्लियर, डोरमेंसी क्या है? डोरमेंट माने इनएक्टिव रहना। तो यानी डोरमेंसी पीरियड वो पीरियड है जिसमें जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता, जबकि सब कुछ कंडीशन फेवरेबल होती हैं। अब बाहर तो सब ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, लाइट ठीक है, पीएच ठीक है, वाटर ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, और फिर भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो यानी कोज ऑफ सीड डोरमेंसी इज इंटरनल, उसका बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, अंदर के अपने कारण है उसके। सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स, वो अंदर के फैक्टर की वजह से होती है।
एक बार और बता दूं, हालांकि वो अलग वर्ड है, अगर जर्मिनेशन का जो फेलियर जो है वो एक्शन कोज है, टेम्परेचर है या पानी कम है, ऑक्सीजन कम है, अगर बाहर की वजह जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं क्यूसेंस, दैट इज कॉल्ड क्यूसेंस। तो क्यूसेंस का मतलब होता है व्हेन जर्मिनेशन इज फेल्ड ड्यू टू, किस वजह से फेल हो रहा है, वो एक्शन फैक्टर वजह से फेल हो रहा है, उसे बोलते हैं QSCENCE, ये उसके लिए। लेकिन डोरमेंसी इंटरनल की वजह से है, तो मैंने दूसरा वर्ड भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर बाहर के फैक्टर में जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो वो सी डोरमेंसी नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्यूसेंस, दैट इज कॉल्ड क्यूसेंस। ठीक है, तो क्यूसेंस हो गया। लेकिन हम बात किसकी, डोरमेंसी की बात कर रहे हैं, और जो डोरमेंसी है उसका रीजन इंटरनल फैक्टर्स। अब वो इंटरनल फैक्टर क्या क्या है, अब देखिए किस वजह से डोरमेंसी होती है, कोज क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बात करूं कोज ऑफ डोरमेंसी, कॉजेज ऑफ डोरमेंसी, ऐसे क्या कारण है, इंटरनल फैक्टर क्या हैं जिनकी वजह से डोरमेंसी होती है। अब देखिए उनमें सबसे पहला है हार्ड सीड कोट। जो सीड कोट है, जो अभी आप टेस्ट टैगमैन वाली बात कर रहा हूं, हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड कोट उसमें है। और जो हार्ड सीड कोट होता है वो अगर इतना हार्ड है, जब तक वो डैमेज नहीं होगा तब तक प्लूम्यूल और रेडिकल से शूट और रूट बाहर नहीं आ सकती। तो एक तो रीजन क्या है, हार्ड सीड कोट है, तो उसकी वजह क्या होगा कि जो प्लूम्यूल है रेडिकल तब तक बाहर नहीं आए जब तक डिकम्पोज ना हो जाए, गल ना जाए। और सीड कोट को डिकम्पोज करने का माइक्रोब्स करते हैं, माइक्रोब्स को मॉइस्चर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए मिट्टी में नमी होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। अगर मिट्टी ड्राई है तो ड्राई मिट्टी में जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक सीड कोट डैमेज डिकम्पोज नहीं होगा तब तक संभावना नहीं है कि रेडिकल और प्लूम्यूल जर्मिनेशन कर ले। ठीक है, तो एक तो हार्ड सीड कोट हुआ। दूसरा क्या हुआ, सीड कोट जो है, सीड कोट is impermeable for O2 and CO2। जो सीड कोट है वो O2 और CO2 के इम्परमेबल है, O2 CO2 एंड वाटर। मैं वाटर ऐड कर दूं, यानी ऑक्सीजन रखो, CO2 हम बात नहीं करेंगे, वाटर और ऑक्सीजन के इम्परमेबल है, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो तब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा। एक तो हार्ड हुआ, प्लूम्यूल उसको निकाल नहीं पा रहा है, दूसरा हार्ड नहीं है लेकिन वो इम्परमेबल है, उससे ना तो वाटर जा पा रहा है ना ऑक्सीजन जा पा रही है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे करेगा, एक रीजन ये भी है। वैसे तो याद रखें ऑक्सीजन जो है और जो वाटर है वो सीड में जो माइक्रोपाइल है वो एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी होता है, माइक्रोपाइल सीड में भी होता है। ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है उसका पर्पज जो है वो क्या एब्जॉर्ब करना है, सॉरी, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है वो पोलन ट्यूब को रास्ता देता है, वहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होती है, लेकिन जो सीड में माइक्रोपाइल है उससे वाटर और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, एक ये है। दूसरा क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, सीड में पानी नहीं है और जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा तब तक वो जर्मिनेशन नहीं करेगा। डिहाइड्रेशन भी एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सीड कोट पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, और बिना वाटर के सेल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सेल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो अभी आपको क्या क्लियर हुआ कि एक और क्या कारण है, डिहाइड्रेशन मतलब लो वाटर कंटेंट, लो वाटर कंटेंट, अगर पानी कम है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर कंटेंट, अगर किसी चीज में पानी है तो जर्मिनेशन रख रखाव कर जाएगा, खाना उसके पास है, पानी उसके पास है तो जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपके वीट हैं, राइस है, बताइए कहाँ से बिल्कुल ड्राई होता है, जब तक वो सोयल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन हो गया। एक होता है इमेच्योर एम्ब्रियो,
जब आपने सीड को हार्वेस्ट किया तो उसका एम्ब्रियो अभी इमेच्योर है, अभी वो मैच्योर ही नहीं हुआ। इमेच्योर एम्ब्रियो अगर है तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा। तो 4 रीजन आपके सामने आ गए। उन 4 रीजन में इमेच्योर एम्ब्रियो है, वाटर की इम्परमिलिटी और ऑक्सीजन इम्परमिलिटी है, डिहाइड्रेशन है, हार्ड सीड कोट है। इन 4 बड़े कारणों की वजह से नेचुरली क्या होता है, सीड डोरमेंसी होती है। और तो इस वजह से क्या होगा, वो जर्मिनेशन नहीं करेगा। जब तक ये फैक्टर रिकवर नहीं होंगे तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा। अब जो डोरमेंसी पीरियड है, याद रखो ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं। अब मैं एक नेक्स्ट पॉइंट आपको और बता रहा हूं। डोरमेंसी पीरियड जो है वो सभी प्लांट में डिफर होता है। ये पॉइंट बन गया और सब में फिक्स नहीं है। डोरमेंसी पीरियड डिफर प्लांट टू प्लांट, वो सब प्लांट में बराबर नहीं है, प्लांट टू प्लांट। तो ये नहीं कि सब प्लांट में 1 महीना 2 महीना 4 महीने, वो सब में अलग अलग होता है। और हमारे पास कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल हैं डोरमेंसी के। क्लासिकल एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जिनको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप लगे हो और इतना लंबा डोरमेंसी पीरियड। तो एक प्लांट है लुपिन, ल्यूपिन प्लांट है। किस बात पर ल्यूपिन, मैं क्लासिकल एग्जाम्पल बात ल्यूपिन। ल्यूपिन एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूपिनस आर्टिकस है। ल्यूपिनस आर्टिकस, ये साइंटिफिक नेम है इसका, आर्टिकस। और इस प्लांट के सीड्स हमें खुदाई मिले हैं आर्टिटोंड्रा से। द सीड्स ऑफ दिस प्लांट are obtained या are found in excavation, मान खुदाई, in आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा जब खुदाई चल रही थी तो वहां पर हमें इस प्लांट के सीड्स मिले। और पता है कितने पुराने हैं, जो 10,000 ईयर्स ओल्ड हैं, 10,000 साल पुराने हैं और अभी भी डोरमेंसी फेज में हैं। दीज आर 10,000 ईयर्स ओल्ड एंड इवन इन डोरमेंसी पीरियड। आज भी वो डोरमेंसी पीरियड में हैं, इवन इन डोरमेंसी पीरियड, डोरमेंसी पीरियड में है वो। बताइए कितना लंबा डोरमेंसी पीरियड हो गया। तो ल्यूपिन का साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्टिकस। और जब हमने आर्टिटोंड्रा में खुदाई चल रही थी, वहां पे एक्सकवेशन चल रहा था, तो वहां पर 10,000 साल पुराने सीड मिले जो आज भी डोरमेंसी फेज में मौजूद हैं। उनको बोएंगे तो जर्मिनेशन हो जाएगा। ये नेचुरल सीड डोरमेंसी का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसका रिकॉर्ड हमारे पास अभी तक नहीं है। 10,000 साल पुराना सीड्स आज भी डोरमेंसी फेज में मौजूद हैं। तो ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड पीरियड है डोरमेंसी, जो हम पता है। दूसरा एग्जांपल खजूर का है। जो सेकंड एग्जांपल बात करूं, डेट पाम। डेट पाम से फिनिक्स है, डेट पाम, डेट पाम फिनिक्स साइंटिफिक नेम है। इसके जीनस से स्पीशीज बहुत सारी हैं। अब देखिए इस प्लांट के सीड्स हमें मिले हैं, जो इट सीड्स आर obtained in excavation, खुदाई में, फ्रॉम एक किंग है, फ्रॉम किंग हेरोड पैलेस, फ्रॉम
किंग हेरोड पैलेस नियर द, तो किंग हेरोड के पैलेस जो नियर डेड सी है, नियर द डेड सी, आर 2000 years old। तो किंग हेरोड के महल की खुदाई हम करके देख रहे थे और वहां से हमें डेट पाम के 2000 साल पुराने सीड्स मिले जो आज भी डोरमेंसी फेज में हैं। दीज आर इन डोरमेंसी फेज। बताइए कितने, एक 10,000 ईयर्स ओल्ड है जो हम आज ही टोंड्रा से मिले हैं, और डेट पाम के सीड्स हमें किंग हेरोड के पैलेस की खुदाई के टाइम पे जब खुदाई करके देखे जाते, उससे देखा जाता कौन इतिहास का हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से कभी 2000 साल पहले किंग हेरोड ने उन डेट पाम को खाया होगा, उनके सीड वहां छोड़ दिए थे, वो दबे मिले और आज भी वो डोरमेंसी फेज में हैं। तो क्लासिकल एग्जाम्पल किसके हैं? दीज आर द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सीड डोरमेंसी। दो एग्जाम्पल आपको याद रखने। वैसे डोरमेंसी पीरियड जो है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, सभी प्लांट में एक जैसा नहीं होता, और इसका रीजन इंटरनल है, अपने खुद के कर्म है सीड के, बाहर स्प्लेनरस का नहीं है। अगर एक्सटर्नल फैक्टरी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्यूसेंस। अब दो हार्मोन नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल दो, और दो हार्मोन नाम आपको याद रखने हैं। अब वो हार्मोन कौन कौन से हैं वो हार्मोन जान लें आप। एब्सिसिक एसिड, एसिड ABA बोलते हैं इसको, ABA, ये वो प्लांट हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी मेंटेन करता है, मेंटेन सीड डोरमेंसी। जितना ही ज्यादा हार्मोन सीड अंदर प्रेजेंट होगा उतना ही सीड डोरमेंट फेज में रहेगा। तो ये हार्मोन सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी को मेंटेन करेगा? जवाब होगा आपका एब्सिसिक एसिड ABA। तो कुछ लोग क्या करते हैं जिनको लंबे टाइम तक अपने सीड को स्टोर रखना है फ्यूचर यूज के लिए, वो सोकिंग करते हैं ABA के सॉल्यूशन में और फिर सुखा कर रख देते हैं, जिससे सीड लंबे टाइम तक डोरमेंट फेज में बना रहता है। लेकिन इसका दुश्मन भी है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। ये तोड़ने काम करता है, खत्म करने काम करता है सीड डोरमेंसी। तो देखिए, एक बनाने काम करता है, ये ज्यादा होगा तो सीड डोरमेंसी पे लंबा होगा, और ये ज्यादा होगा तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। इसलिए अगर हमें डोरमेंसी खत्म करना है तो हम सीड्स को भिगोएंगे जिब्रेलिन सॉल्यूशन में और फिर बोएंगे, तो उनका जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। तो इन दो हार्मोन नाम भी आपको याद रखना है। एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन दोनों एक दूसरे अपोजिट हैं, एक मेंटेन करने वाला है, एक ब्रेक करने वाला है। तो मेंटेन कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। ब्रेक कौन करेगा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड है, ये उसको ब्रेक करता है। अब सीड डोरमेंसी के हमें क्या फायदा है? बड़ा पॉइंट बन रहा है, डिहाइड्रेशन एंड सीड डोरमेंसी। बहुत बड़ा, डिहाइड्रेशन यानी पानी कम होना, डिहाइड्रेशन ब्लैक से लिखूं क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूं, फिर आप कहते हो ब्लैक से लिखो। डिहाइड्रेशन इन पानी कम होना, डिहाइड्रेशन एंड सीड डोरमेंसी are two important
ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सीड्स टू स्टोर, प्रॉपर्टी properties of seeds to store them। इनकी वजह से हम लंबे टाइम स्टोर करते हैं। आपके घर में दालें रखी हैं, आप घर में, हमारे सबके घरों में अनाज रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि वो डोरमेंट फेज में है। अगर मान लो स्टोर करते 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 डोरमेंट हो जाते, अब आलू तो जर्मिनेशन कर जाएंगे, हालांकि वो सीड नहीं है, ऑनियन कर जाएगा, लेकिन ऐसे अगर सीड भी रखे रखे जर्मिनेशन कर जाते तो हमारे लिए बेकार हो जाते वो। तो ये दो बड़ी प्रॉपर्टी हैं, डिहाइड्रेशन और सीड डोरमेंसी, सीड्स को स्टोर करने में इम्पोर्ट रोल प्ले करती है, स्टोर टू स्टोर एंड फॉर एग्रीकल्चर। खेती में हम बीज बोते हैं, हम इस टाइम का जो सीड्स है वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि डोरमेंट फेज में है वो। अगर डोरमेंट फेज में ना होते तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हाथ के हाथ उनको यूज करना पड़ता। तो डोरमेंसी के दो फायदे हमें हो गए, एक तो हम सीड्स को फ्यूचर यूज के लिए अपने खुद के यूज पे स्टोर कर लेते हैं, और दूसरा फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सीड्स को नेक्स्ट क्रॉप के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। तो दैट इज सीड डोरमेंसी। किंग हेरोड के पहले से मिलने वाला डेट पाम आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो आर्किटोंड्रा से जो हमें सीड्स मिले हैं ल्यूपिन के, वो 10,000 साल पुराने हैं और वो अभी डोरमेंट फेज में हैं। हम अपनी तरफ से डोरमेंसी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी एब्सिसिक एसिड की, और अगर डोरमेंसी खत्म करनी है तो हम खत्म कर पाएंगे ऑन द बेसिस जिबरेलिन हार्मोन। तो दैट वाज डोरमेंसी। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, और वो है एपोमिक्सिस। दैट इज एपोमिक्सिस। ये किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि आने वाला है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? देखिए, एपोमिक्सिस जो है ये क्या है? पहली बात तो एपोमिक्सिस को समझाने वाले, वर्ड को देने वाले विंकलर हैं, हैंस विंकलर। हैंस विंकलर ने हमें टर्म गिवन बाय हैंस विंकलर, इन्होंने पहली बार इस एपोमिक्सिस वर्ड को दिया था। अब आप मुझे बताओ, यह फर्चुअल लेसन खत्म हो रहा है, आप ये फर्चुअल सीड कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। भाई पहले गैमेट्स बने, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर ओव्यूल सीड बने। ये नॉर्मल प्रोसेस है। इफ, ध्यान सुनना, इफ सीड फॉर्मेशन अकर्स without meiosis division and without gamete formation and without syngamy and without fertilization, the process is called apomixis. So क्या है definition? Formation of seed, formation of seeds without meiosis, यानी gametes नहीं बनेंगे, without meiosis एंड सिनगैमी, और ना ही फ्यूजन होगा, सिनगैमी, कॉल्ड एपोमिक्सिस। उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोले उसको हम? एपोमिक्सिस। तो कमाल हो गया, ना गैमिट बने यानी म्यूसिस डिवीजन, ना फर्टिलाइजेशन हुआ, और सीड्स बन गए। तो अब आप इसको दूसरे घुमा के बोल सकते हो, एपोमिक्सिस is the asexual seed formation। asexual seed formation बोल सकते हैं, और क्वेश्चन आया हुआ है, और it is process of asexually seed formation, asexual seed formation।
जी जी। तो अगर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि एपो माने दूर, मिक्स माने मिक्स होना, यानी मिक्स नहीं होंगे और मिक्स होने गैमेट नहीं होंगे, तो गैमेट बनेंगे नहीं, और बने तो सिरगेमी कैसे होगी, और फिर भी सीड बन गया तो उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। इसको समझाने वाले विंकलर हैं और उन्होंने पहली बार बताया था कि एपोमिक्सिस क्या है। अब सीड बनेगा कैसे? देखिए, सीड बनने के लिए पहले जाइगोट बनता है। भाई ओव्यूल में जाइगोट नहीं बना सीड नहीं बनेगा। हर ओव्यूल एक सीड में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए जाइगोट का बनना जरूरी है। एपोमिक्सिस में न्यूक्लियस की किसी सेल से सीड फॉर्मेशन हो जाती है। एक बड़ा पॉइंट और क्लियर हो रहा है, इन एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन किससे होगी? अकर फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस सेल है वो डिप्लॉयड है, पैरेन्काइमेटस है, और में डिवीजन होके यानी वो न्यूक्लियस सेल बिहेव एज जाइगोट, वो जाइगोट फॉर्म बिहेव करेगी और उस सेल से फिर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट तरफ बिहेव करेगी, नॉट जाइगोट, वो जाइगोट तरफ बिहेव करेगी, फिर एम्ब्रियो बना लेगी और फिर ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जो सीड बनेगा, क्योंकि ए सेक्सुअल बना है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हुआ ही नहीं, तो वो एक तरह से जिस प्लांट से बना है वो उसी की कार्बन कॉपी होगा, जेनेटिकली उसी की जीन को कैरी करेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो एपोमिक्सिस में कोई वेरिएशन अपीयर नहीं होती। तो एक पॉइंट और हो गया, नो वेरिएशन अपीयर इन एपोमिक्सिस, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, नो वेरिएशन, क्योंकि एसेक्सुअल हो रहा है। नो वेरिएशन appears in एपोमिक्सिस, कोई वेरिएशन नहीं आती भाई साहब, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। बिल्कुल जिस प्लांट से बना है उसके सारे कैरेक्टर उसमें जो के तो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, जो के तो ट्रांसफर होंगे। तो एपोमिक्सिस को मैं एक बार और रिकैप कर रहा हूं। टर्म देने वाले हैंस विंकलर हैं और उन्होंने बताया था कि जब विदाउट मियोसिस, विदाउट सिनगेमी सीड फॉर्मेशन होती है, दैट वी कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल सीड फॉर्म। बीज तो बनेगा और वो एसेक्सुअली बन रहा है, और जब भी एसेक्सुअल होता है तो वो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। जैसे कैरेक्टर उसके पेरेंट के हैं वैसे कैरेक्टर उसमें अपीयर होते हैं। और एपोमिक्सिस में न्यूक्लियस की कोई सेल एक जाइगोट फॉर्म बिहेव करने लगती है, वो एम्ब्रियो बन जाता है और फिर ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो सीड बनेंगे वो नॉन वेरिएंट होंगे, वो एक तरह से क्लोन प्लांट को डेवलप करेंगे क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन नहीं आई है। अब इसका हमें फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एपोमिक्सिस टू अस? यहाँ पर बस एक पॉइंट और समझाना है, इसका बड़ा पॉइंट क्या है। देखिए, मैं दिला रहा हूं, आप पढ़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड को बनाने का प्रोसेस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिड सीड जो हैं, हाइब्रिड प्लांट जो हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो दोनों तरह से बेहतर होते हैं। इसलिए हम फार्मिंग में, खेती में हाइब्रिड प्लांट्स को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो हाइब्रिड नेचर है वो हर बार घटती चली जाती है। आपने पहली जनरेशन लिया, ज्यादा हाइब्रिड थे, सेकंड में और कम, थर्ड में और कम हो गए, और कुछ टाइम बाद उनकी जो हाइब्रिड नेस है, हाइब्रिड वीगर खत्म हो जाएगी और फिर पहले जैसे हो जाएंगे। आपको फिर से हाइब्रिड प्लांट डेवलप करने पड़ेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। वो एक महंगा प्रोसेस है।
हाइब्रिड प्लांट्स को प्रोड्यूस करना महंगा प्रोसेस, ज्यादा खर्च आता है और सीड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है और किसानों को महंगे सीड्स मिलते हैं। लेकिन एक बार आपने हाइब्रिड प्लांट डेवलप कर लिए और फिर एपोमिक्सिस सीड डेवलप करते रहो, उनके एपोमिक्टिक सीड, उन्हें बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स, द सीड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स। और ये एपोमिक्टिक सीड्स जो हैं ये तो क्लोन है, जिस प्लांट डेवलप पे वैसे तक बने रहेंगे, यानी हाइब्रिड से हाइब्रिड पैदा होते रहेंगे। हमें बार बार हाइब्रिड प्लांट डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय एपोमिक्सिस वी कैन मेंटेन हाइब्रिड नेचर ऑफ प्लांट फॉर लॉन्गर टाइम, और इससे हमारा जो सीड प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा। जो एक्सपेंस आता है हाइब्रिड सीड डेवलप करने में, वो हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट है कि एक बार आपने हाइब्रिड प्लांट डेवलप कर लिया और फिर एपोमिक्टिक सीड बना के उससे हम जो हाइब्रिड नेचर प्लांट को मेंटेन रख सकते हैं और हमारा खर्चा बचा रहेगा। तो ये एपोमिक्सिस है। कैसे होती है, सीड कैसे डेवलप हुआ, ना फर्टिलाइजेशन हुआ, ना गैमेट बने, केवल ल्यूसियस टेल ने एम्ब्रो अपने आप जायगोट की तरह काम कर दिया और एम्ब्रो बना दिया, फिर सीड बन गया। और हमारा फायदा ये हुआ कि हमने एक बार हाइब्रिड प्लांट डेवलप करके फिर हमें दोबारा डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी। और लास्ट टॉपिक है बच्चों इसमें पॉली एम्ब्रियोनी। लेसन लास्ट टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, देखिए नॉर्मली एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है। नॉर्मली वन सीड हैज वन एम्ब्रियो। क्या होता है मैंने कि एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है। लेकिन when a single seed has more than one embryo, it is called polyembryony. नॉर्मली जो जनरल एक कॉन्सेप्ट है कि हर सीड में एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर किसी कारण से एक सीड में एक ज्यादा एम्ब्रियो बन गया तो पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ more than one embryo, one embryo in a seed, एक ही सीड में, तो पॉली एम्ब्रियोनी है। अगर एक सीड में एक ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो पॉली एम्ब्रियोनी है। और जो पॉली एम्ब्रियोनी है इट वाज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर करने वाले कौन हैं, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने पहली बार एंटोनी ल्यूवेनहुक ने पॉली एम्ब्रियो डिस्कवर की थी इन सिट्रस प्लांट्स, इन खट्टे फलों में। सिट्रस प्लांट, लेमन है, ऑरेंज है, तो पहली बार जो पॉली एम्ब्रियोनी है इनमें डिस्कवर की गई थी। डिस्कवर करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक हैं। ठीक है, ल्यूवेनहुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे। 8 डिस्कवर इनके नाम से हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डिस्कवर कर दी। अब जो पॉली एम्ब्रियोनी है, पॉली एम्ब्रियोनी फिर 2 तरह की है। एक साथ एम्ब्रियो बन जाना, पॉली एम्ब्रियोनी 2 तरह की है, जिसको बोलते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। ये तो पहला है। दूसरा है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। देखो ये तो आपको पता है कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहां पे, एम्ब्रियो कहां बनता है, इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक में होती है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर एंडोस्पर्म बनता है ना, वहीं पे एंडोस्पर्म बनता है
और वहीं पर एम्ब्रियो बना है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अगर भाई एक एम्ब्रियो जाइगोट से बनेगा, याद रखो एक एम्ब्रियो जाइगोट से बनेगा, ठीक है, जाइगोट से बनेगा। अगर उसी एम्ब्रियो सैक की सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है, वो टू पोली एम्ब्रियोनी है। व्हेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो develops from the cell of same embryo sac जिसमें जाइगोट बना है, उसी की सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है, तो वो ट्रू पोली एम्ब्रियोनी है। दैट वी कॉल्ड ट्रू पोली एम्ब्रियोनी। तो क्या क्लियर हुआ आपको कि ट्रू पोली एम्ब्रियोनी में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है वो उसी एम्ब्रियो सैक की सेल से बनेगा। और उसमें एक्स्ट्रा सेल एम्ब्रियो सैक में कौन सी हैं? एंटीबॉडी सेल। तो ट्रू पोली एम्ब्रियोनी में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है वो या तो बनेगा एंटीबॉडी सेल से, बाकी सेल तो उसमें है ही नहीं कोई। भाई एक्स जाइगोट बन गया, उससे तो एम्ब्रियो बनना ही बनना है। अब बची सिनर्जी सेल और एंटीबॉडी सेल, अगर उनसे कोई एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस ट्रू पोली एम्ब्रियोनी है। और ऐसा आप देख सकते हो किसमें? इट कैन बी सीन इन सिट्रस प्लांट्स एंड वेंडा। एग्जाम्पल कौन है? नींबू, संतरा, सिट्रस प्लांट एंड वेंडा, ये प्लांट का नाम है। इनमें ट्रू पोली एम्ब्रियोनी होती है। इनमें एंटीपोडल सेल या सिनर्जी सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, अब एक और है, इसी का एक पार्ट है क्लीवेज पोली, इसी का पार्ट है क्लीवेज, ये ट्रू पोली एम्ब्रियोनी का पार्ट है क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो जाइगोट बना है, जाइगोट बना, अगर वो दो पार्ट में टूट जाए और दोनों पार्ट से दो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएं, तो वो क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी है। तो यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप्स बाय ब्रेकिंग ऑफ जाइगोट, ब्रेकिंग ऑफ जाइगोट, जाइगोट टूटने से बनेगा, ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट टूटने से बनेगा, डिप्लॉयड होंगे हमेशा। देखो यहां तो जो टू पर ये वाला पार्ट है, यहां पे तो एक डिप्लॉयड होगा जाइगोट से बनने वाला, और एंटीबॉडी सेल से या सिनर्जी सेल से बनने वाला हैप्लॉयड होगा। लेकिन अगर वो क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी है तो वो क्या होगा? वो हमेशा होता है डिप्लॉयड। और इसका एग्जांपल टोबैको है, एग्जांपल टोबैको एंड ऑर्किड। टोबैको एंड ऑर्किड आर द एग्जांपल ऑफ क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। तो ट्रू पोली एम्ब्रियोनी मतलब है जब एम्ब्रियो सैक की सेल से ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनता है, और अगर जाइगोट टूटने से बनता है तो डिप्लॉयड बनेगा। अब क्वेश्चन बनता है ट्रू पोली एम्ब्रियोनी में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है वो हैप्लॉयड डिप्लॉयड होगा? दोनों हो सकता है। अगर इस वाले कंसेप्ट लगाएं तो हैप्लॉयड होगा, और इस वाले की बात में डिप्लॉयड होगा। तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों हो सकता है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। अब फोर्स पोली एम्ब्रियोनी क्या है? अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियो सैक की बाहर की सेल से बन रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स पोली एम्ब्रियोनी। यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सेल आउटसाइड एम्ब्रियो सैक, आउटसाइड एम्ब्रियो सैक, यानी वो न्यूक्लियस ही होगा। एम्ब्रियो सैक या इंटरमेंट सेल हो सकती हैं। अगर एम्ब्रियो सैक की बाहर की सेल से बन रहा है तो वो फोर्स पोली एम्ब्रियोनी है। और ऐसा होता है स्ट्रॉबेरी में, फ्रेगेरिया में। एग्जांपल कौन हुआ? स्ट्रॉबेरी।
स्ट्रॉबेरी का जो एग्जाम्पल है वो फोर्स पोलियम्ब्रियोनी का है। तो मैं एक बार फिर रिकैप कर दूं, नॉर्मली हर सीड में एक एम्ब्रियो बनता है, लेकिन अगर किसी कारण से एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको हम पोलियम्ब्रियोनी बोलते हैं। ये ट्रू और फोर्स दो तरह की हो सकती है। अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर की सेल से ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है वो ट्रू पोलियम्ब्रियोनी है, और वो एक्स्ट्रा सेल सिनेरिन सेल या एंटीबॉडी सेल होती है। ऐसे ही जाइगोट बना, वो टूट गया दो पार्ट में और दोनों पार्ट से दो एम्ब्रियो बन गए, वो भी ट्रू पोलियम्ब्रियोनी, लेकिन उसको हम बोलते हैं क्लीवेज पोलियम्ब्रियोनी। तो क्लीवेज वर्ड जाइगोट के ब्रेकिंग से बनने वाले एम्ब्रियो के लिए आता है। और फोर्स पोलियम्ब्रियोनी में क्या होगा, फोर्स पोलियम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो सैक के बाहर कोई सेल है, न्यूक्लियस है, इंटेगुमेंट है, कोई और सेल है, उससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनेगा तो फोर्स पोलियम्ब्रियोनी है। इसका एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है। आप इन एग्जांपल को याद रखिए। और यहां पर एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि जो जिम्नोस्पर्म है, जैसे पाइनस है, दे हैव मोर चांसेस ऑफ पोलियम्ब्रियोनी। जिम्नोस्पर्म में पोलियम्ब्रियोनी ज्यादा चांस होते हैं, जैसे पाइनस में 13 तक एम्ब्रियो बन जाते हैं। इन पाइनस द मैक्सिमम नंबर of embryo is recorded up to 13 embryo। तो मैक्सिमम चांस ऑफ पोलियम्ब्रियो जिम्नोस्पर्म के हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर जो एंडोस्पर्म है वो पहले बना होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जिम्नोस्पर्म में वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, पहले से खाना अवेलेबल होता है, इसलिए एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनने की संभावना रहती है। आप ये याद रखिए, पोली एम्ब्रियो में भले ही सीड में ज्यादा एम्ब्रियो बन गए हों, लेकिन जर्मिनेशन एक का ही होता है, जर्मिनेशन एक का ही होगा, लेकिन वो बेस्ट वन होता है। यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, जो अच्छा एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा और बाकी चू चू पू चू करके अपना डैमेज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एम्ब्रियो खत्म हो जाएंगे और हमारा लेसन भी प्रोसेस खत्म हो गया। अब इसमें नन्हा सा वर्ड भी नहीं बचा है मेरी तरफ से, आप तरफ से तो पता नहीं कितना छोड़ रखा, आपने याद किया नहीं किया वो आप जाने, और आप भी जाने हम भी जानेंगे। हम आपको याद करने डांट टपट भी करेंगे, आपको करना है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लगातार कर रहे हैं। और लेसन हमारा पूरा हो गया। इसके एडिशनल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एंड नीट आपको आज ही कल उनको भेजे जाएंगे, और कल हम इसके एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड प्लस नीट दोनों की। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछोगे, मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। कुछ क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, मैं उनकी बात करूंगा। तो बड़ी खुशी के साथ आज हम क्लास अपनी दी एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेकंड लेसन पूरी तरह से पूरा हो गया है। और कल फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।